गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 50+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट को लेकर कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके सजेशंस दे सकते हो कंटेंट को लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की जो भूमिका होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, वर्तमान सभ्यता जो है वो अधिगम का परिणाम ही है, लर्निंग का ही रिजल्ट है। ये मात्र अधिगम है जो शिक्षा है। अधिगम जीवन में सफलता का आधार है, ये आपने याद रखना है। अधिगम क्रिया, अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं, ये आपने याद रखना है। यदि अधिगम ना हो तो ये दर्शाता है कि कोई भी शिक्षण नहीं हुआ है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान जो है वो शीर्ष महत्व का है, ये आपने याद रखना है। विद्यालयों को विद्या के मंदिर कहा जाता है और अध्यापक को अधिगम की प्रकृति, अर्थ, सिद्धांत और विधियों से सुपरिचित होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा पद्धति की धुरी है, ये आपने याद रखना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अध्यापक की भूमिका है वो सकारात्मक भूमिका है, ये आपने याद रखना है। और ये अधिगम जीवन में सफलता का आधार भी है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका के ऊपर बताए गए हैं क्वेश्चंस। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षण कार्य और क्रियाकलापों की प्रवृत्ति है जो आपसी संबंधों से अधिगम को जन्म देती है। ये बात दर्शाती है कि अध्यापन जो है वो डैश का परिणाम। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, आपको पता है अध्यापन जो है वो अधिगम का परिणाम है। किसका रिजल्ट है? ये लर्निंग का रिजल्ट है। तो शिक्षण कार्य और क्रियाकलापों की प्रवृत्ति है जो आपसी संबंधों से अधिगम को जन्म देती है। ये बात दर्शाती है कि अध्यापन जो है वो आपका अधिगम का परिणाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा सीखता है, तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा कैसे सीखता है? तो आपको पता होगा, एक बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है, यानी कि दूसरों को देख के, अनुभव से सीखता है, गलती करके व प्रयत्न द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बच्चा जो है वो सीखता है, अनुकरण से सीखता है, अनुभव से सीखता है और गलती करके व प्रयत्न द्वारा, कोशिश द्वारा बच्चा जो है वो सीखता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगम जो है वो किस पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा अधिगम जो है एक अनुभव पर आधारित होता है, एक उपयोगी क्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम जो है वो अनुभव पर आधारित होता है, एक उपयोगी क्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुस्तकें सीख देती हैं कि केवल व्यक्तित्व ही। तो पुस्तकें आपको पता है क्या सीख देती है? केवल व्यक्तित्व ही। तो आपको पता होगा ये केवल व्यक्तित्व ही शिक्षित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिगम व्यवहार में लाया गया परिवर्तन है, ये परिवर्तन लाया जाता है किसके द्वारा लाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिगम जो है वो व्यवहार में लाया गया परिवर्तन है, ये परिवर्तन लाया जाता है। तो अधिगम व्यवहार में लाया गया परिवर्तन है, ये परिवर्तन लाया जाता है क्रियाकलाप द्वारा लाया जाता है, अनुभव द्वारा लाया जाता है, प्रशिक्षण द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक अध्यापक पढ़ाने से पूर्व बच्चों को, तो आपको पता होगा एक अध्यापक जो है एक पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों को पुस्तक के पढ़ने को कहा जाएगा, ये आपने याद रखना है। जब भी एक पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों को एज अ टीचर आपने क्या बोलना है? पुस्तक को पढ़ने को कहा जाएगा टीचर द्वारा, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो। तो सुजान का अभिप्राय है कि अधिगम सुगम बन जाता है यदि। तो अधिगम जो है वो सुगम बन जाता है, कब बन जाता है? तो आपको पता होगा कोई भी क्रिया बार बार दोहराई जाए तो अधिगम जो है वो सुगम बन जाता है। इसका मतलब है करत करत अभ्यास की जड़मति हो। सुजान का अभिप्राय है कि अधिगम सुगम बन जाता है यदि कोई भी क्रिया बार बार दोहराई जाए।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगम जो है लर्निंग अधिक प्रभावी बन जाता है, कब बन जाता है? आपको पता होगा, ये जब आनंद से संबंधित कोई भी क्रिया दोहराई जाए तो अधिगम जो है वो अधिक प्रभावी बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि छात्र कब तीव्रता से सीखता है? तो छात्र कब तीव्रता से सीखता है? स्वयं कार्य करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से छात्र जो है वो तीव्रता से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात फल साधक अधिगम से संबंधित नहीं है? तो कौन सी बात जो है वो फल साधक अधिगम से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तुम कितनी मात्रा में स्मरण रखते हो। ये बात जो है वो फल साधक अधिगम से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कक्षा में व्यावसायिक समस्या का हल करने में कौन सा नियम जो है वो सहायक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रभाव का नियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अधिगम के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? तो अधिगम के बारे में आपने बताना है कि कौन सी बात जो है वो सत्य नहीं है। तो आपको पता है अधिगम स्थानांतरण योग्य नहीं है, ये बात जो है वो सत्य नहीं है। बाकी अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये बात सत्य है। अधिगम लक्ष्य निर्धारित नहीं है, ये बात भी सत्य है। अधिगम की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधिगम स्थानांतरण योग्य नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बोध अथवा ज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बोध जो है वो आपका परिज्ञान यानी कि इनसाइट द्वारा अधिगम से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आपके शिक्षण करते हुए यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी ऊँग रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस HPBED आई थिंक 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपने शिक्षण को अधिक अधिक रोचक और अंतःक्रिया से पूर्ण बनाना चाहिए। यदि आपके शिक्षण करते हुए यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी ऊँग रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आपने क्या करना है? अपने शिक्षण को अधिक रोचक और अंतःक्रिया से पूर्ण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए आपको कौन सी विधि अपनानी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बी है, वाद विवाद विधि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए वाद विवाद जो विधि है उसको अपनानी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? एज अ टीचर आपने डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कक्षा में क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आप कौन से कदम उठाओगे? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। हम कोई भी इसमें से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। शारीरिक दंड का तो कभी उठा नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों को निष्कासन की धमकी देंगे, ये भी नहीं उठा सकते हैं, पता होगा आपको। विषय की सूचना प्राचार्य को देंगे, ये भी नहीं उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप कक्षा से विद्यार्थियों के बिना छुट्टी के भाग जाने की प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे? तो आप कक्षा में विद्यार्थियों के बिना छुट्टी के भाग जाने की प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे? आपने एज अ टीचर क्या करना है? तो आप क्या करोगे? कारण की खोज करके व पाठ अथवा शिक्षण को अधिक रोचक बनाकर आप कक्षा से विद्यार्थियों के बिना छुट्टी के भाग जाने की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। आपने ऐसे नहीं करना है कि अभिभावकों को सूचित करना है, जुर्माना करना है, ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? उस कारण की खोज करेंगे कि बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो छुट्टी के भागते क्यों हैं क्लास से, और अपने शिक्षण को अधिगम रोचक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विद्यार्थी प्राय अधिगम के प्रति उदासीन रहते हैं, क्यों रहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विद्यार्थी प्राय अधिगम के प्रति उदासीन होते हैं क्योंकि निष्फल शिक्षण के कारण दंड के भय से, ये भी आपने याद रखना है। और विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अभाव से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसके साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करके
व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग, अब आपको पता होगा विकलांग की जगह अब दिव्यांग बोला जाता है। कोई कक्षा में दिव्यांग बालक है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? उसके साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करेंगे, ना कि उसकी अपेक्षा करेंगे या फिर उस पर अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने उसके साथ सकारात्मक रहना है, उसी के साथ उसके साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यदि आप अनुभव करते हैं कि कुछ बालक नशीली दवाओं के खतरे से ग्रस्त है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऐसी क्रियाओं का आयोजन करेंगे जो विद्यार्थी को नशे से होने वाली हानि की शिक्षा दें। ये आपने याद रखना है। यदि आप अनुभव करते हैं कि कुछ बालक नशीली दवाओं के खतरे से ग्रस्त हैं तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है? ऐसी क्रियाओं का आयोजन करेंगे जो विद्यार्थी को नशों से होने वाली हानि की शिक्षा दें, ना कि अभिभावकों को सूचित कर देंगे या फिर विषय की सूचना प्राचार्य को देंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है? एज अ टीचर आपने ऐसी क्रियाओं का आयोजन करना है जो विद्यार्थियों को नशों से होने वाली हानि की शिक्षा दें। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान का सारा ज्ञान अंततः संबंधित है तो किससे संबंधित है? आपको पता होगा ये व्यक्तित्व की बोधगम्यता और विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अधिगम अनुभवों का आधार है तो अधिगम जो है वो अनुभवों का आधार है, तो ये आपको पता है पाठ्यक्रम का है, शिक्षण का है, उद्देश्य का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जब भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में तो आपने एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपने पॉजिटिव वे में ये क्वेश्चन करने हैं और खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में करने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि मूल्यांकन आयाम आधारित है, तो मूल्यांकन आयाम आधारित है तो क्या ये आपको पता होगा ये व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्य या क्रियात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। व्यवहार परिवर्तन किस पक्ष से संबंधित है? तो व्यवहार परिवर्तन जो है वो किस पक्ष से संबंधित है आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। व्यवहार परिवर्तन जो है वो ज्ञानात्मक से भी संबंधित है, भावात्मक से भी संबंधित है, क्रियात्मक से भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? तो अध्यापक का जो मुख्य कार्य है वो आपका शिक्षा देना और मूल्यांकन करना, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अध्यापक का जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा देना और मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोला गया कि एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है? तो एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, तो एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है पाठ्य वस्तु के चयन में अध्यापक द्वारा ये निर्देशन नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार की परीक्षा नहीं चाहिए? तो आपको पता होगा दैनिक परीक्षा जो है एज अ टीचर आपने नहीं लेनी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के किस गुण का पोषण होना चाहिए? तो कौन से गुण का पोषण होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अनुशासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक अध्यापक को होना चाहिए, तो एक अध्यापक को क्या होना चाहिए? आपको पता है एक अध्यापक को अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक अध्यापक को अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए, ना कि एक सुंदर और चुस्त व्यक्तित्व होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता भी नहीं होना चाहिए, अपने छात्रों का एक अच्छा शिक्षक होना भी नहीं होना चाहिए, अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। न्याय और निष्पक्षता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अध्यापकों को नहीं होना चाहिए, तो अध्यापकों को क्या नहीं होना चाहिए? आपको पता है अध्यापकों को निराशावादी नहीं होना चाहिए, बाकी आशावादी तो होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, सहायक भी होना चाहिए। अध्यापक को निराशावादी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? तो इसका जो मेन रीज़न आपने बताना है, आपने क्वेश्चन में बताना है क्योंकि मैं राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों की बुद्धिमत्ता प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या? नवयुवकों की बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ।
इसलिए मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक अध्यापक को चाहिए, तो एक अध्यापक को क्या चाहिए? उसको अपने नैतिक चरित्र को ऊंचा करना चाहिए। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसी अध्यापक का आवश्यक गुण क्या है? तो किसी अध्यापक का, टीचर का जो आवश्यक गुण है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपने विषय का पूर्ण पांडित्य होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि उस अध्यापक को सफल माना जाता है, तो किस अध्यापक को सफल माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो अपने कार्य में समर्पण के लिए याद किया जाता है उस अध्यापक को सफल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक अध्यापक को समयानुवर्ती यानी कि पंचुअल होना चाहिए, तो एक अध्यापक को समयानुवर्ती यानी कि पंक्चुअल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपयुक्त सभी गुणों का विकास होगा। एक अध्यापक को समयानुवर्ती यानी कि पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को सीखेंगे। विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, विद्यार्थी भी समयानुवर्ती होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपयुक्त सभी गुणों का विकास होगा। किस किस गुणों का? इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को सीखेंगे। अगर टीचर पंक्चुअल है तो विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, विद्यार्थी भी इसमें अनुभूति होंगे। अगला प्रश्न है अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जो अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ज्ञान का निम्न स्तर जो है वो अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है। बाकी गहन सूझबूझ हो गया, ये अध्यापक का बौद्धिक गुण है। विवेक शक्ति जो है ये भी बौद्धिक गुण है। साधन पूर्णता जो है ये भी आपका बौद्धिक गुण है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का जो निम्न स्तर है वो अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेरे लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड थे, जिनको हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HBUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HBUB एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। वहाँ पे आपको नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, HPGK, इंडियन GK, हिंदी इंग्लिश सभी की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो कंटेंट को लेकर, अगर या आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कंटेंट को लेकर सजेशंस, या फिर अदर कोई भी सजेशन देना चाहते हो। किसी क्वेश्चन का आपको लगता है मैंने आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।